मेरा नाम केशव है। सुमित्रा, तुम कहाँ हो? अरे जल्दी से चाय ला दो। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मैं कमरे में बैठा हुआ जूते पहनते हुए अपनी पत्नी को आवाज दे रहा था, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरा छोटा बेटा भी रो रहा था। दोनों बेटे अपने स्कूल की तैयारियों में लगे हुए थे। मेरे बड़े बेटे अनूप की उम्र 9 साल और छोटे बेटे स्वरूप की उम्र 7.5 साल की थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो दोनों मेरे बच्चे ही नहीं हैं। मेरा रंग काफी साफ था, मैं बहुत गोरा और हैंडसम था, लेकिन मेरे बच्चों का रंग इतना काला था कि मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती थी। न जाने ऐसा क्यों था, क्यों मेरे बच्चे मुझ पर नहीं गए थे। कभी कभी तो मुझे मेरे दोस्त भी छेड़ देते थे। वो कहते थे कि केशव, तुमने ये दोनों आइटम कहाँ से लिए हैं? मेरी बेटी, जो मेरे सबसे छोटे बेटे से बड़ी थी, वो अभी तक सो रही थी। उसकी उम्र 5 साल थी। वो अभी तक स्कूल नहीं जाती थी। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसका स्कूल में एडमिशन करवा दूं, लेकिन मैंने सोचा था कि अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि मैं उसे स्कूल में भेज दूं। अभी वो मेरे हिसाब से बहुत छोटी थी, या फिर मैं ये सब कुछ शर्मिंदगी की वजह से सोच रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसका रंग भी बहुत ज्यादा काला था। मेरे चारों बच्चों का रंग इतना काला था कि मैं अपने सारे सोशल सर्कल में बदनाम होकर रह गया था। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता था कि न जाने मेरे बच्चों का रंग इतना ज्यादा काला क्यों है। आखिर वो किस पर गए हैं? मेरा रंग तो बहुत साफ था और मेरी पत्नी का रंग तो मुझसे भी ज्यादा साफ था। वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद थी। तो फिर हमारे ये बच्चे इतने काले क्यों थे? कभी कभी यही बात सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में चला जाता था और तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आने लगते थे। मेरा छोटा बेटा इस समय बिलख बिलख कर रो रहा था। वो उठ चुका था। वो 1 साल का भी नहीं हुआ था। अब उसे अपनी माँ की जरूरत थी और उसकी माँ जाने किन कामों में लगी हुई थी। मुझे सुमित्रा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपने गुस्से पर काबू करते हुए खुद कमरे से बाहर निकल आया था, मगर वो बाहर भी कहीं मौजूद नहीं थी। फिर मैंने किचन का खुला हुआ दरवाजा देखा, तो फिर मैं वहीं पर पहुंच गया था। मैं जानता था कि वो नाश्ता ही बना रही होगी। वो मेरी सोच के मुताबिक जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। वो बेचारी घर की अकेली औरत थी और फिर उसके लिए संभालने को मेरे साथ साथ 4 छोटे बच्चे भी थे। उसके सर पर घर का बहुत सारा काम था। वो भागकर घर के सारे काम करती थी, लेकिन काम पूरे होते ही नहीं थे। मैं किचन में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी को गुस्से भरी नजर से देखते हुए बोला, सुमित्रा, ये क्या है? अभी तक तुमने मेरा नाश्ता भी तैयार नहीं किया। तुम्हें पता भी है कि अगर मैं ऑफिस देर से पहुंचा तो फिर मैनेजर मुझे ढेर सारी बातें सुनाता है। मैंने अपनी पत्नी से जब ये बात कही तो वो कोई जवाब दिए बिना जल्दी जल्दी चाय कप में डालने लगी थी। मैंने उसे दोबारा से कहा, सुमित्रा, यार तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अब मेरे पास नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं किचन से निकलने लगा तो वो बेचारी मुझे पीछे से आवाज देने लगी थी, केशव, प्लीज रुक जाइए ना। आपको पता तो है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। प्लीज आप नाश्ता करके जाइए और मैं आपका लंच भी पैक कर दूंगी। प्लीज रुक जाइए ना। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो मैं रुक गया था। मुझे अपनी पत्नी जान से ज्यादा प्यारी थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और वो मुझसे भी ज्यादा मुझे मोहब्बत करती थी। लेकिन कभी कभी अपने बच्चों की रंगत को देखकर मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल ही तंग हो जाता था। लेकिन अब मुझे वो ख्याल नहीं आ रहे थे। मेरी पत्नी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसकी गोरी रंगत चमक रही थी। वो बेहद सुंदर लग रही थी और उसके चेहरे पर आई हुई रौनक देखकर मेरा दिल बेहद खुश हो गया था। मैं जब भी उसे देखता था तो उसके चेहरे पर मुझे रौनक सी नजर आती थी। उसने मुझे रोका तो मैं भी रुक गया था और उसके साथ काम में मदद करवाने लगा था। हालांकि मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही थी और मैं जानता था कि अगर मैं ऑफिस देर से पहुंचा तो मैनेजर फिर मुझे सारे स्टाफ के सामने बेइज्जत कर देगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी की बात कैसे टाल सकता था। मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा और अपनी पत्नी के हाथों का बनाया हुआ नाश्ता करके ही जाऊंगा। आखिरकार उसने इतनी मेहनत से जो बनाया था, मैं वहीं पर किचन में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। नाश्ता तो वो पहले ही तैयार कर चुकी थी, बस प्लेट्स में ही डाल रही थी। उसने 3 प्लेट्स एक ही साथ तैयार कर दी थी। मेरी और मेरे दोनों बड़े बेटे भी तो स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े हुए थे
और मैं जाते समय उन्हें अपने साथ ही ले जाता था ताकि वैन का खर्चा बच जाए और उनको स्कूल छोड़ने के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाता था। मेरे पास छोटी सी गाड़ी थी जो हमारा गुजारा अच्छा चला रही थी। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही नाश्ता कर लिया। हालांकि मेरी आदत मेरे कमरे में नाश्ता करने की थी। मेरी पत्नी कह रही थी कि मैं कमरे में चला जाऊं, वो मेरे लिए वहीं पर नाश्ता ले आएगी, लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। मेरी पत्नी ने मुझे लंच बनाकर दिया था, जिसे लेकर मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। मेरे दोनों बच्चे अभी तक गाड़ी में नहीं आए थे, वो नाश्ता ही कर रहे थे। मैं उन्हें आवाज दे रहा था। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर वो भी आ गए थे और पिछली सीट पर बैठ गए थे। तो मैंने गाड़ी घर से बाहर निकाली। हमारे निकलते ही मेरी पत्नी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं सुबह को काम के लिए निकलता तो शाम को 8 बजे तक घर वापस आता था। दोपहर को मेरे बच्चे पैदल ही वापस घर आ जाते थे, क्योंकि स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था और वो इतने बड़े थे कि एक दूसरे के साथ अकेले ही घर आ सकते थे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला और मेरी पत्नी ने दरवाजा बंद किया तो मुझे एक अजीब सी उलझन होने लगी थी। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को इस तरह आजाद अकेला इस घर में छोड़कर नहीं जाऊं। न जाने क्यों मेरे दिमाग में ये ख्याल बार बार आने लगे थे कि जरूर दाल में कुछ तो काला है। हम दोनों पति पत्नी का रंग साफ था, न जाने क्यों हमारे बच्चे इतने काले थे। ये तरह तरह के ख्याल मुझे सता रहे थे। मैं गाड़ी चलाने के साथ साथ ये भी सोच रहा था, जिसका अभी समय नहीं था। तभी अचानक से एक बाइक वाला सामने से आया और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। हम बाल बाल बचे थे। मेरे दोनों बच्चे भी डर रहे थे। छोटा वाला बेटा तो बहुत बुरी तरह से रोने लगा था, जबकि बड़ा वाला बेटा उसे देखकर हंसने लगा। मेरी भी हंसी निकल गई थी। फिर मैंने इस सारे ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया था और सारा ध्यान अपनी ड्राइविंग की तरफ लगा दिया। 5 मिनट के अंदर उनका स्कूल आ गया तो वो उतरकर चले गए थे। मैंने गाड़ी को तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ाया था। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं भी अपने ऑफिस पहुंच गया था। मैं सारा दिन ऑफिस में बिजी रहा था। मैं जानता था कि मुझे रात के 8 बजे तक ही घर जाना होगा। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर शाम के 7 बज गए तो मेरा दिल था कि मैं अभी उड़कर अपने घर को चला जाऊं। लेकिन अभी ऑफिस टाइमिंग खत्म नहीं हुई थी। अभी पूरा 1 घंटा था। मुझे पूरे पूरे 8 बजे ही ऑफिस से निकलना था। इससे पहले कोई भी ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए मैं अपना टाइम पास करने लगा था, क्योंकि उस दिन ऑफिस में कोई खास काम भी नहीं था। लेकिन टाइम से पहले जाने की परमिशन भी किसी को नहीं होती थी और मैं अपनी मर्जी चलाकर ये नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। मुझे 2 महीने की बेरोजगारी के बाद ही तो ये नौकरी मिली थी, जिसे मैं खुशी और पूरे जोश के साथ कर रहा था। इससे पहले भी मैं एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करता था और वहां पर मेरी सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन फिर वो बंद हो गया था और मेरी नौकरी भी चली गई थी। और उसी दौरान उन 2 महीनों में मैं घर पर ही बैठा था, जिससे मुझे ये एहसास हुआ था कि अगर आदमी बेरोजगार हो तो फिर औरत भी उससे मोहब्बत नहीं करती। इस दौरान मुझे एहसास होता था कि सुमित्रा भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती है। हालांकि वो मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी, मुझे खाना भी टाइम से देती थी, मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी और यहाँ तक कि अपनी सेविंग्स में से वो घर का खर्चा कर लेती थी। आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वो मुझसे खिंची खिंची रहती है, जैसे वो कुछ करना चाह रही हो और मेरी मौजूदगी में ना कर पा रही हो। लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। फिर जब मेरी नौकरी लगी तो मुझसे भी ज्यादा खुश सुमित्रा दिखाई दे रही थी और उसकी खुशी मुझसे हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अब मैं इस बात को भुला चुका था। मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए लगभग 3.5 महीने हो गए थे। मुझे अपनी सैलरी आने का इंतजार था। मेरी पत्नी के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था और अब डिलीवरी में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे। मेरी पत्नी के सारे बच्चे नॉर्मल हुए थे और डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा भी नॉर्मल ही होगा। ज्यादा खर्चा भी नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसे जमा करना चाहता था, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है। अब मुझे बेचैनी से इस बच्चे के पैदा होने का इंतजार था और वैसे भी मुझे लगता था कि इस बार बेटी पैदा होगी। मुझे बेटियां बहुत पसंद थी और मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना थी कि वो इस बार भी मुझे बेटी दे दे, क्योंकि मेरे पास 3 बेटे और एक बेटी मौजूद थी। एक बेटी और हो जाने पर मेरे 5 बच्चे हो जाते। मुझे अपनी पत्नी के डिलीवरी होने का बेसब्री से इंतजार था। मैं देखना चाहता था
कि आखिर इस बच्चे की रंगत किस पर जाती है। मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी रंगत अपनी माँ पर चली जाए और वो अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत गोरी चिट्टी हो, लेकिन अभी तक मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ था। फिर जब घड़ी में 8 बज गए तो मैंने सुकून का सांस लिया और गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस से बाहर निकल आया था। वैसे तो ऑफिस की टाइमिंग शाम 4 बजे की थी, लेकिन मैं डबल शिफ्ट की जॉब पर लगा हुआ था ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। मैं अपनी पत्नी का वो उधार भी चुकाना चाहता था जो उसने 2 महीने पहले खर्च किया था जब मैं बेरोजगार था। उन पैसों की उसने मुझसे डिमांड तो नहीं की थी, उसने खुशी खुशी उन पैसों को घर पर खर्च कर दिया था। वो बचत के मामले में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक्स्ट्रा काम करके उसके वो पैसे उसे चुका दूं जो उसकी सेविंग्स थी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी पत्नी के पैसे खा जाऊं, और वैसे भी वो मेरी पसंदीदा औरत थी जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। ये अलग बात थी कि बच्चों की वजह से हर समय ही मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते रहे थे। मैं थोड़ी देर के अंदर ही घर पहुंच गया था। मैं गाड़ी में बैठा हॉर्न बजाने लगा, लेकिन वो अभी तक दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मुझे घर के बाहर आए हुए लगभग 5 से 10 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। फिर मैंने मोबाइल निकाला और उसे कॉल मिलाने लगा तो मुझे उसका नंबर बिजी मालूम हुआ था। वो किसी और से फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही मोबाइल पर मुझे ये आवाज़ सुनाई दी कि आपका डायल किया हुआ नंबर अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, तो मेरा खून खौलने लगा था। न जाने वो किससे बात कर रही थी कि उसे इतना तक होश नहीं था कि मैं दरवाजे पर आ चुका हूँ, पर ये मेरे घर आने का टाइम था। उसे इस टाइम पर तो किसी से फ़ोन पर इतना बिजी होना भी नहीं चाहिए था। फिर मैं गाड़ी से उतरा और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। लोहे का दरवाजा जोरदार शोर पैदा करने लगा था। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर ही उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि उसका सांस फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भागती हुई आई है। मैं दोबारा से गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी घर के अंदर ले आया। मैंने गाड़ी पार्क की और फिर गाड़ी से नीचे उतर आया। वो कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने जब उसे गुस्से से आवाज लगाई, रुको सुमित्रा, तो वो रुक गई थी और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो कि मैं बेवजह क्यों उस पर गुस्सा कर रहा हूँ। हालांकि मैं बेवजह गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि गुस्सा करने की वजह मेरे पास मौजूद थी। मैंने कहा, सुमित्रा, तुम कहाँ पर बिजी थी? मैं कब से दरवाजा बजा रहा था, तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही थी, और जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुम्हारा नंबर भी बिजी जा रहा था। तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? मेरी बात सुनकर तो उसे जैसे चुप सी लग गई थी। वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। शायद उसे फोन पर बात करने में ये महसूस ही नहीं हुआ था कि मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। उसने कहा, केशव, क्या मतलब है आपका? मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। मैं तो किचन में काम कर रही थी। मैं खाना बनाने में बिजी थी, इसलिए आपके आने की मुझे खबर नहीं हुई। उसने ये बात कही तो अचानक मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी के अभी उसे उसके मोबाइल पर वो कॉल दिखाऊं जो उसने न जाने किसको की थी, लेकिन मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा था। मैंने सोचा कि चुपचाप ही इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए कि आखिर वो मुझसे ऐसा क्या छुपा रही थी कि जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा झूठ भी बोल दिया था। मुझे अब एहसास हो गया था कि सच में उसे ये पता नहीं चला था कि मैं उसे उस दौरान कॉल कर रहा था जिस दौरान वो न जाने किससे फोन पर लंबी लंबी बातें कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम उस समय किचन में थी। मैं समझा कि शायद तुम किसी से फोन पर बात कर रही होगी। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, जाओ और मेरे लिए अच्छी सी एक कप चाय बना दो। खाना मैं बाद में खाऊंगा, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इतना कहा और फिर मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया था, तो वो भी चुपचाप किचन की तरफ चली गई थी। मैं कमरे में गया तो मेरे दोनों बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे। वैसे तो वो अपने कमरे में ही सोते थे और पढ़ाई भी वहीं करते थे, लेकिन अब वो दोनों हमारे कमरे में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और दोनों छोटे बच्चे हमारे पास रहते थे। मैं अपने दोनों बड़े बेटों के पास बैठकर उनकी पढ़ाई वगैरह देखने लगा था। थोड़ी देर के अंदर ही मेरी पत्नी चाय बनाकर ले आई थी। मैंने चाय पी और जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। मेरे दिमाग में खलबली सी मचने लगी थी कि आखिर वो किससे फोन पर बात कर रही थी कि जिसकी वजह से उसने मुझसे झूठ तक बोल दिया था। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि वो झूठ ही बोल रही थी, लेकिन क्यों? इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं था। इस बात का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी के ही पास था,
और मेरे सवाल करने पर उसने झूठ बोल दिया था। मुझे इस बात पर काफ़ी अफसोस हुआ था। आखिर मैं कर क्या सकता था? वैसे मैं उसे असलियत दिखा सकता था और बता भी सकता था, लेकिन मैंने खुद ही खामोशी जाहिर कर ली थी ताकि मैं देख सकूं कि आखिर वो किन कामों में लगी हुई है। मैंने सोचा कि मैं 1-2 दिन घर पर बैठकर उस पर नज़र रखूंगा, लेकिन मैं जानता था कि अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। ऑफिस में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मैनेजर ने कहा था कि हमें टाइम पर ऑफिस आना है और फिर टाइम से पहले हम घर वापस जा भी नहीं सकते थे। लेकिन अब मुझे बेसब्री से संडे का इंतज़ार था। अभी तो ट्यूसडे ही चल रहा था और मैं संडे का इंतज़ार करने लगा था। मैंने सोचा कि संडे के दिन सारा दिन मैं घर पर ही रहूंगा और अपनी पत्नी पर नज़र रखूंगा। न घर से निकलकर अपने किसी दोस्त के पास जाऊंगा और ना ही कोई और काम करूंगा। बस अपनी पत्नी के आगे पीछे रहूंगा और देखूंगा कि आखिर वो क्या कर रही है। आज तक तो मुझे ये ख्याल कभी आया ही नहीं था कि मुझे अपनी पत्नी पर नज़र भी रखनी चाहिए। न मैंने कभी ये सोचा था कि मैं उसका मोबाइल चेक करूं या उस पर नज़र रखूं। मगर आज उसके झूठ पर मुझे ये एहसास होने लगा था कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। थोड़ी देर के बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया। मेरी पत्नी का कहना था कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में भी मुझे आंसू दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे से तकलीफ तो साफ देखी जा सकती थी। मैं कभी भी उसको तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं अपने दिल की गलतफहमियां भुला बैठा था। मैं अपनी पत्नी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो मेरे लिए मेरी फेवरेट थी, मेरी जिंदगी की इकलौती औरत थी जो मेरे दिल पर राज करती थी, जिसे मैं परेशानी और दर्द में बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, तुम ऐसा करो कि तुम बच्चों को सुला दो, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, पता करते हैं कि आखिर क्या परेशानी तुम्हें हो रही है। मैंने जब ऐसा कहा तो वो खामोश हो गई और बच्चों को कमरे में सुलाने के लिए ले गई थी। मैं जानता था कि उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा भी था कि आपकी पत्नी की इस बार की प्रेगनेंसी कुछ अजीब सी है। हालांकि मेरे पहले बच्चे के समय तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब वो कुछ दिनों से पेट में दर्द की शिकायत कर रही थी। फिर जब वो बच्चों को सुला चुकी थी तो हम दोनों गाड़ी में बैठकर घर से बाहर निकल आए और बाहर से कुंडी लगाकर ताला लगा दिया, ताकि किसी को ये न लगे कि घर में बच्चे अकेले हैं और सब यही समझें कि घर में कोई भी नहीं है। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वैसे तो वहाँ कोई खतरा नहीं था, बस मैं थोड़ा वहमी टाइप का इंसान था, इसलिए हम बाहर से ही कुंडी लगाकर चले गए थे। मेरी पत्नी मेरे साथ ही बैठी हुई थी। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसुओं की नमी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है सुमित्रा, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मैंने उसका हाथ थाम लिया था। मेरा एक हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ उसके हाथ पर। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया, तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया था। वो मेरी वजह से इस दर्द से गुजर रही थी। वो तो कहती थी कि 4 बच्चे काफी हैं। वो तो 2 बच्चों के टाइम पर भी यही कहती थी कि अब हमारे पास 2 बच्चे हो चुके हैं, बस हम 4 लोगों का परिवार काफी है, हमें आगे और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं ही गोरे बच्चों के इंतजार में था, क्योंकि मेरे बड़े दोनों बेटों का रंग काला था और मैं चाहता था कि मेरे बच्चे गोरे हों। इस इंतजार में मैं बच्चे पैदा किए जा रहा था। मुझे गोरे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। ये बात नहीं थी कि ये बच्चे मुझे अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते थे या फिर मैं उनसे प्यार नहीं करता था। मुझे अपने बच्चे पसंद भी थे और मैं उनसे प्यार भी करता था, लेकिन फिर भी मेरी चाहत थी कि मेरे यहाँ भी कोई गोरा चिट्टा बच्चा हो, ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने ये जाहिर कर सकूं कि गोरे बच्चे भी मेरे ही हैं। क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर ही मजाक में कह दिया करते थे कि केशव, तुम ये बच्चे कहाँ से उठा कर ले आए हो? आखिर ये किसके बच्चे हैं? तुमसे या भाभी से तो मैच नहीं होते। इसलिए मैं सोशल गैदरिंग में अपने बच्चों को ले जाने से बहुत कतराता था। और अभी भी 2 दिन के बाद मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। उसने मुझे कहा था कि मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ आना है। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को वहां कैसे ले जाऊंगा। मेरी पत्नी पर तो मुझे कोई एतराज नहीं था, वो तो बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमारी जोड़ी बहुत जचती थी। हम दोनों की सब लोग बहुत तारीफ करते थे, लेकिन बच्चों से मुझे थोड़ी शर्म महसूस होती थी। दोस्त मेरा मजाक बनाते थे। कभी कभी तो वो मुझे ये भी कहकर छेड़ देते थे कि मैंने किसी और के बच्चे उठाए हैं। ये बात वो तो मजाक मजाक में ही कहते थे, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल पर छुरियों की तरह लगती थी।
मेरा तो दिमाग ही फटने लगा था और अभी भी मैं सारे रास्ते यही सब सोचता रहा था। हम अस्पताल पहुंचे तो मेरी पत्नी का चेकअप वगैरह हुआ, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी थी और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए थे। सारे रास्ते हम दोनों पति पत्नी खामोश बैठे रहे थे। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी क्योंकि मैं तो न जाने किन सोचों में खोया हुआ था और मैं ये सोच भी रहा था कि मेरी पत्नी क्या सोच रही है। आखिर वो कुछ बोल ही नहीं रही, उसका मोबाइल उसके हाथ में था। मैंने सोचा कि मैं किसी बहाने से उसका मोबाइल उससे लेकर चेक जरूर करूंगा, लेकिन वो मोबाइल ना ही कहीं रख रही थी और ना ही मुझे कोई बहाना सूझ रहा था। मैंने आज तक कभी भी उसके मोबाइल की चेकिंग नहीं की थी, इसलिए मैं उससे मोबाइल मांगने की हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। फिर हम घर पहुंचे तो वो फौरन से कमरे के अंदर चली गई थी। मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया था और आंगन में इधर से उधर टहलने लगा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे चारों बच्चे ही तवे की तरह काले थे। उनका रंग बहुत ज्यादा काला था। ये नहीं था कि वो कोई सांवली रंगत वाले थे, अच्छी खासी काली रंगत थी उनकी। मेरे दोनों बड़े बेटे तो छोटे बेटों से भी ज्यादा काले थे और कभी भी मैं उन्हें कहीं पर भी लेकर नहीं जाता था। जब से मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया था तो मैंने उन्हें कहीं भी साथ ले जाने से रोक दिया था। मैंने उनसे कहा था कि वो घर पर ही रहकर पढ़ाई किया करें। वो बड़े थे और अकेले भी रह सकते थे। मेरे दोनों छोटे बच्चे ही माँ के बिना नहीं रह सकते थे। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इन सबको अपने दोस्त की बहन की शादी में लेकर जाऊं। वहां पर जाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे दोस्त ने बहुत जिद करके कहा था कि अगर मैं अपनी फैमिली को उसकी यहाँ शादी में नहीं लेकर गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और बेड पर जाकर लेट गया। मेरी पत्नी भी जाग रही थी और छोटी बेटी को दूध पिला रही थी। मुझे बहुत जल्द नींद आ गई और फिर सुबह जल्द ही मेरी आंख खुल भी गई थी, वो भी अलार्म की आवाज पर। मैंने ही अलार्म लगाया था ताकि टाइम पर मैं अपनी पत्नी को नाश्ता बनाने के लिए उठा सकूं और खुद भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और खुद बाथरूम में चला गया। फिर जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी पत्नी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी और चूल्हे पर चाय बना रही थी। मुझे अपनी पत्नी की तकलीफ का अच्छी तरह से एहसास था। मैंने सारे बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैं उसकी मदद करवाने लग गया। मैं सुबह के समय कभी कभी उसके काम में मदद करवा दिया करता था। मैं जानता था कि सुबह के बहुत काम होते हैं और वैसे भी ऐसी कंडीशन में उससे घर के काम बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। लेकिन जब मैं रात को घर आता तो वो खाना बना चुकी होती। वो अभी भी दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने उससे कहा भी था कि वो दवाइयाँ टाइम से लिया करे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी उससे यही कहा था कि उसे कोई खास परेशानी नहीं है, बस प्रेगनेंसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने नाश्ता किया और अपने दोनों बड़े बेटों को लेकर अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़कर बाहर आ गया। वैसे भी वो अकेली तो नहीं थी, दो बच्चे उसके पास भी थे, लेकिन मैं तो नहीं था। मैं भी किसी तरह से उस पर नजर रखना चाहता था, जो मैं नहीं रख पा रहा था। बच्चों को जल्द ही मैंने उनके स्कूल में छोड़ दिया था। मेरे बच्चे गाड़ी से उतरकर जाने लगे तो अचानक से मुझे मेरा वो दोस्त दिखाई दिया जिसके यहाँ कल हमें शादी में जाना था। उसने इस समय मेरे बच्चों को भी देख लिया था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस यही कह रहा था कि मैं उसके यहाँ शादी में अपनी फैमिली को लेकर जरूर आऊं। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया था और कहा था कि मैं अपनी फैमिली को जरूर लेकर आऊंगा। मैं सारा दिन ऑफिस में बिजी रहा था। शाम को जब घर वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र किया तो वो खुश हो गई थी। वो कह रही थी कि मैं भी शादी में जरूर जाना चाहती हूँ। वैसे भी मैं घर पर बैठे बैठे थक गई थी, मेरा टाइम नहीं गुजरता। मैंने सोचा था कि चलो अच्छा है, मेरी पत्नी खुश हो गई। अगली सुबह भी आ गई। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका था जो ऑफिस में चल रहा था, इसलिए मुझे छुट्टी भी मिल गई थी और आज शादी में भी तो जाना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाए और बच्चों को भी अच्छे से कपड़े पहना दे और हाँ, उनके चेहरे पर कोई क्रीम वगैरह लगा दे जिससे उसकी रंगत जरा साफ दिखाई दे। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी से ये बात कही तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया था। वो तो ऐसी हो गई थी जैसे उसका मूड खराब हो गया हो। जब भी मैं उससे बच्चों की रंगत का जिक्र करता था तो वो मुझे ढेर सारी बातें सुनाने लगती थी। कहती थी
कि आप कितनी अजीब सोच रखते हो। आपको अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, इनका रंग जैसा भी है, आपको इनके रंग को लेकर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आज तक मैंने उससे कभी भी अपने बच्चों की रंगत के बारे में बुरा नहीं कहा था। सिर्फ मैं इतना ही कहता था कि वो उनके थोड़ी क्रीम लगा दिया करे, या कोई बाजार से ऐसी क्रीम लेकर आ जाए जिससे हमारे बच्चे गोरे हो जाएं। और हर बार वो इसी मामूली सी बात पर गुस्सा कर जाती थी। शादी में जाने का समय हो गया था, तो मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ गाड़ी में लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच गया था। वहां पर मेरे कॉलीग और कुछ कॉलेज के दोस्त भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। उनके गोरे चिट्ठे बच्चे देखकर मैं शर्मिंदगी का शिकार होने लगा था। हम सब एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। वहां पर मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी और अपने 2 बेटे के साथ बैठा हुआ था। मेरे बेटे उसके बच्चों के साथ मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे थे। मेरे बच्चों के चेहरे पर लाइट पड़ती तो उनके काले चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही दूसरे बच्चों के चेहरे पर लाइट पड़ती तो उनके चेहरों से रोशनियां निकलने लगती थी। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा दोस्त और उसकी पत्नी मेरे बच्चों की रंगत पर हंस रहे थे और अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दोनों पति पत्नी को देखो और इनके बच्चों को देखो, ये तो इनके बच्चे लग ही नहीं रहे। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे दिमाग में एक बार फिर से घंटियां बजने लगी थी कि आखिर ये ठीक ही तो कह रहे हैं। ये बच्चे हमारे लगते ही नहीं हैं। ऐसे बच्चे हमारे यहाँ कैसे हो गए? हम दोनों गोरे चिट्टे थे, तो ऐसे बच्चे पैदा कैसे हो सकते हैं? मेरे दिमाग में तो खलबली ही मच गई। मैंने सोचा था कि आज मैं घर जाकर अपनी पत्नी से दो टूक अंदाज में बात करूंगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर वापस आ गया था। मेरा बिल्कुल भी अपनी पत्नी से बात करने का मूड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं, और वैसे मुंह पर तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन पीठ पीछे तो सभी बातें बनाया करते थे। मुझे लग रहा था वो सब यही सोच रहे हैं, और हर बार मेरी मजाक बनकर रह जाती थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। शादी से वापस हुए भी हमें लगभग 10 से 12 दिन हो गए थे। मेरी पत्नी की तकलीफ में बढ़ावा होता जा रहा था। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, उसके दर्द की शिकायत भी बढ़ती जा रही थी। वो दवाइयां भी टाइम से ले रही थी। न जाने फिर भी क्यों उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं भी उसकी वजह से बहुत परेशान था। मैंने सारे ख्यालों को फिर से भुला दिया था। मैं सिर्फ अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा था। मैं हर परेशानी से दूर रहना चाहता था, लेकिन अपने दिमाग से ख्याल निकालने के बावजूद भी मुझे गलत ख्यालों का सामना करना पड़ता था। मैं सोच रहा था कि अगर इस बार बच्चा गोरा पैदा हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि सारे बच्चे मेरे ही हैं, और मैं अपने दोस्तों को भी बता सकूंगा कि हर बार वो गलत थे। शायद आगे से वो मेरी मजाक भी नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर इस बार भी बच्चा काला पैदा हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास और कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उससे खुल्लम खुल्ला बात कर सकूं। मैं कैसे उससे इस बारे में बात कर सकता था? भले ही हमारी शादी अरेंज हुई थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं उससे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता था। ऐसे टाइम पर मैं उसे परेशान नहीं कर सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसका दिल दुखे या फिर वो मेरे से नाराज हो जाए। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे बच्चे के जन्म का इंतजार था। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था। मैं बेसब्री से दिन गिनने लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी पत्नी की डिलीवरी हो जाएगी। मैं चाह रहा था कि मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल जाए ताकि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकूं, लेकिन ऑफिस से मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से ही मैंने सैटरडे की छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि उस दिन ही मुझे अपनी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवाना था। अभी 1 हफ्ता ही बचा था और मैंने अभी से ही छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी थी। मैं डर रहा था कि कहीं आखिरी टाइम पर मुझे छुट्टी ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरे घर में वैसे भी अब कोई और नहीं था जो मेरी पत्नी को अस्पताल ले जा सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। मेरे माता पिता भी इस दुनिया से चल बसे थे, और अब मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ इस घर में रहता था जहां मेरे माता पिता की यादें बसी हुई थी। ये घर हमारा अपना था, लेकिन हमारा कारोबार तो कुछ नहीं था, बस नौकरी ही थी। लेकिन फिर भी हमारा गुजारा अच्छा चल रहा था। समय गुजरता जा रहा था। 4-5 दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे, और आज फ्राइडे था। मेरी पत्नी ने बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत की थी,
तो मैं उसे अस्पताल ले आया था। अस्पताल वालों ने कहा था कि मेरी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करना होगा। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गया था। मेरे चारों बच्चे घर पर ही थे। फिर मुझे अपनी पड़ोसन का ख्याल आया। वो कभी कभी हमारी कोई मदद कर दिया करती थी, हमारे घर पर आती जाती रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं उससे ही कह देता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे बेटे को अपने पास रख ले। डॉक्टर ने कहा था कि आज ही मेरी पत्नी की डिलीवरी हो जाएगी। मैंने अपने ऑफिस में फ़ोन किए बिना ही ऑफिस से छुट्टी कर ली थी और अब मैं डर रहा था कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। मैंने तो उनसे हफ्ते के 2 दिन की छुट्टी मांगी थी और आज तो फ्राइडे था। मेरी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। उसे एडमिट करवाने के बाद मैं वापस घर आ गया और दोनों छोटे बच्चों को पड़ोसन के हवाले कर दिया। मेरी पड़ोसन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उसने तो खुशी खुशी मेरे बच्चों को अपने घर पर रोक लिया था, क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी और वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वो बच्चों की वजह से ही हमारे घर पर आती जाती रहती थी और फिर उसके पति के साथ भी मेरी अच्छी बोलचाल थी। इसलिए ही मैं बेझिझक उनके दरवाजे पर चला गया। मेरे दोनों बड़े बेटों को मैंने समझा दिया था कि वो घर पर ही रहें और अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लें, क्योंकि वो भी स्कूल नहीं गए थे। सुबह सुबह के समय ही मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सारे घर की व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ गई थी। अब मुझे एहसास हुआ था कि मेरी पत्नी बेचारी ने कैसे अकेले पूरे घर को संभाल रखा था और वो हमारा ख्याल भी रखती थी। मैं वापस अस्पताल में आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अभी डिलीवरी में कुछ समय है। मुझे डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि पहले तो उन्होंने मेरी पत्नी को ये कहकर एडमिट कर लिया कि डिलीवरी आज ही होगी और अब वो कह रहे थे कि टाइम है। मैं बाहर आकर बेंच पर बैठ गया और अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था और सोच भी रहा था कि हमारा बच्चा कैसा होगा। सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। रात को डॉक्टर ने कहा था कि आज केस नहीं होगा बल्कि कल होगा, तो मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा था। आज का दिन इसी तरह से बर्बाद हो गया था और वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की वजह से। ऑफिस से भी मुझे कॉल आई थी। ये तो भला हुआ था मैनेजर का कि मैंने उन्हें फ़ोन पर समझाया था कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। मेरी पत्नी का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। उसकी डिलीवरी आज ही होनी है, इसलिए मुझे आज ही छुट्टी चाहिए। मेरी बात सुनकर वो मेरी छुट्टी करने पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। सारी रात में इसी बेंच पर बैठा रहा था। मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी और वैसे भी अस्पताल में हर तरफ रोशनी जल रही थी। मेरी पत्नी कमरे के अंदर ही थी और मैं सारी रात बाहर बैठा रहा था और फिर आखिरकार सुबह भी हो गई। सुबह के 8 बजे डॉक्टर चेकअप करने के लिए आए तो उन्होंने कहा था कि आज ही आपकी पत्नी की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन 12 बजे के बाद। अभी भी उन्होंने डिलीवरी में देर करने का कहा था। मैंने सोचा कि जब इतना ही टाइम गुजर गया तो 4-5 घंटे भी गुजर जाएंगे और फिर वो समय भी आ गया जब नर्स ने मुझसे कहा था कि आपकी पत्नी की डिलीवरी करने के लिए उनको ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा है। तो मैं प्रार्थना करने लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर आधे घंटे के अंदर नर्स ने मुझे आकर खुशखबरी दी थी कि आपकी पत्नी ने एक सेहतमंद बेटी को जन्म दिया है और वो भी नॉर्मल तरीके से। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए बेसब्र हो रहा था, लेकिन नर्स ने कहा था कि अभी मैं अंदर नहीं जा सकता, अभी वो लोग उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी पत्नी और बेटी से मिल सकता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, मेरे चेहरे से खुशी झलक रही थी। वैसे भी मुझे बेटी ही चाहिए थी। मैं ये सोच भी नहीं रहा था कि इस बार मेरी बेटी का रंग मेरे पहले बच्चों के जैसा होगा। जब मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए वार्ड में गया तो वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरी बेटी के चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ था। मैं बेसब्री से उसका चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। पहले तो मैंने अपनी पत्नी से उसके हालचाल पूछे थे और फिर मैं अपनी बेटी के पास पहुंच गया था। जैसे ही मैंने अपनी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरा दिमाग घूम सा गया, क्योंकि उसका रंग भी बहुत ज्यादा काला था। जैसे मेरे पहले बाकी के बच्चे थे, वो बिल्कुल उनकी तरह ही थी। मेरी पत्नी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी। मैं उदास हो गया था। मैं अपने चेहरे पर दिखावे की मुस्कुराहट भी नहीं सजा सकता था। मैं तो पूरी तरह से दंग ही रह गया था और एक गहरे शौक में चला गया था। मैं अपनी बेटी को घूरते हुए देख रहा था। तभी मेरी पत्नी ने कहा, केशव, क्या हुआ है आपको कि आपको खुशी नहीं हुई? आप खुद ही तो कहते थे कि हमारी दूसरी बेटी भी होनी चाहिए। मेरी पत्नी ने जब ये बात कही तो मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगा था। मैंने कहा कि नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं अपनी पत्नी से उसकी तबीयत के बारे में दोबारा से पूछकर उसका ध्यान भटकाना चाहता था, तो वो भी अभी मुझे अपने बारे में बताने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल आया था। डॉक्टर ने कहा था कि शाम को मेरी पत्नी और मेरी बेटी को छुट्टी दे दी जाएगी। और फिर शाम भी बड़ी ही जल्दी आ गई। हम घर पर आ गए। सबसे पहले मैंने अपने दोनों छोटे बच्चों को पड़ोसन के घर से बुला लिया और फिर घर आ गया। डॉक्टर ने कहा था कि बस मेरी पत्नी को 4-5 दिन का ही आराम करना होगा, उसके बाद वो चल फिर सकती है। उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुई थी। 4-5 दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। मैं खोया खोया सा रहता था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता था। मेरी पत्नी भी मेरी ये उदासी नोटिस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। एक हफ्ता इसी तरह से गुजर गया था। मैंने एक हफ्ते के लिए नौकरानी रख ली थी और अब एक हफ्ता भी हो चुका था। मेरी पत्नी बिस्तर से उठी तो मैंने नौकरानी को छुट्टी दे दी। संडे का दिन था। मैं आज ऑफिस नहीं गया। मेरी पत्नी और मैं कमरे में बैठे हुए थे। मेरे दोनों बड़े बेटे बाहर खेल रहे थे और तीनों छोटे बच्चे कमरे में ही मौजूद थे। अब हमारे पास 5 बच्चे हो गए थे और वो सभी काली रंगत वाले ही थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूं कि आखिर हमारे सभी बच्चों का रंग काला क्यों है। मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और पता करूंगा कि ये बच्चे मेरे हैं भी या नहीं, क्योंकि मुझे शक था कि मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। फोन वाली बात भी मुझे अभी तक याद थी। भला मैं इस बात को कैसे अपने दिल से निकाल सकता था, और ना ही इन बच्चों की रंगत मेरे दिमाग से उतरती थी। मैंने हिम्मत करके अपनी पत्नी से बात की। उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने जब ये बात कही तो सुमित्रा मुझे सवाल करती हुई नजरों से देखने लगी। वो अलमारी से कपड़े निकालकर फोल्ड कर रही थी। मैंने कहा, सुमित्रा, तुम्हारी रंगत भी साफ है और मेरी रंगत भी इतनी गई गुजरी नहीं है, तो फिर ये बच्चे किस पर गए हैं? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। ऐसा लगता था जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है। उसने कहा, केशव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो ऊपर वाले की मर्जी के काम है। बच्चों का रंग जैसा भी हो, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। वो ये बात बोल रही थी, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि वो घबरा गई है। मुझे उसकी घबराहट देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैं जो बेड पर बैठा उससे सब्र से बात कर रहा था, एकदम से गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। जरूर कुछ ऐसा है जो तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। ये बच्चे मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे जिनके माता पिता की रंगत इतनी साफ हो और उनकी रंगत इतनी काली हो। मेरी बात सुनकर तो वो भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देखने लगी थी। उसने कहा, केशव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? वो गम और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ बोली थी, तो मुझे भी उस पर गुस्सा आ गया। तभी अचानक मुझे वो मोबाइल वाली बात याद आ गई। मैंने कहा, अच्छा, तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उसका सही सही जवाब देना। उस दिन जब तुमने गेट नहीं खोला था और मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैं जानता था कि उस दिन तुम मोबाइल पर बात कर रही थी और तुमने झूठ बोलकर मुझे और भी शक में डाल दिया। क्या तुम बता सकती हो कि तुम उस दिन किससे मोबाइल पर बात कर रही थी? मेरी बात सुनकर तो जैसे उसे चुप सी लग गई थी। वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और उसकी खामोशी मुझे अंदर से काट रही थी। मैंने कहा, बस, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं बच्चों के डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने जब ये बात कही तो वो एकदम से रोने लगी थी। फिर मैं वहां से जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बोली, केशव, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपने सारे बच्चों को मार दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया था और मैं कमरे से बाहर निकल आया था। फिर मैं घर से बाहर ही निकल गया था। मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर आधे घंटे के बाद वापस आ गया। मेरी पत्नी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे 2 बच्चे खेल में बिजी थे और तीनों छोटे बच्चों का तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे देखकर वो भागकर मेरी तरफ आई और मेरे कदमों में गिर गई। वो रोते हुए बोली, केशव, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। आप मेरी पवित्रता पर कीचड़ उछालकर इस तरह से डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते।
मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मेरी पत्नी अपनी बात कह रही थी और मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर आज ही डीएनए टेस्ट जरूर होगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैंने इतना कहा और मैं दूसरे कमरे में आकर बैठ गया। वो भागती हुई वहां तक भी मेरे पीछे पीछे आ गई और बोली, केशव, आपको क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये हमारे बच्चे हैं। न जाने किसने आपके दिमाग में ये फितूर भर दिया। वो रोते हुए कह रही थी। मैंने भी उसे दो टूक अंदाज में कह दिया कि अगर आज डीएनए टेस्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स वाली बात पर वो भी खामोश हो गई और फिर उसने मेरे कहने पर बच्चों को तैयार भी करवा दिया। और फिर जब हम अस्पताल के लिए रवाना हो गए, वो भी साथ आई थी। सारे रास्ते ही वो रोती रही थी। मुझे उसकी हिम्मत पर हैरानी हो रही थी। मैं समझ गया था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं और मुझे हैरानी तो इस बात पर हो रही थी कि वो कैसे मेरे साथ आ गई। बहुत जल्द ही हम अस्पताल पहुंच गए। सारे बच्चों के टेस्ट करवा दिए गए, लेकिन रिपोर्ट के लिए हमें अभी 1-2 घंटे का इंतजार करना था। हम लोग अस्पताल में बैठे थे। बच्चों को कुछ पता ही नहीं था कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। और जब रिपोर्ट सामने आई तो मुझे अपनी पत्नी के रोने की वजह का पता चल गया। रिपोर्ट में यही आया था कि वो सारे के सारे बच्चे मेरे ही हैं। मेरी पत्नी भीगी हुई नजरों से मुझे देखते हुए कह रही थी कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं था ना? अब तो विश्वास आ गया होगा कि ये बच्चे आपके ही हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेरे हाथ में ही थी। मेरा दिमाग फट रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। वो बेचारी इसीलिए ही रो रही थी क्योंकि मैंने उस पर इल्जाम लगाया और मैं समझ रहा था कि वो गलत है, इसलिए ही वो मुझे रोक रही है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी पत्नी मेरे पास आई और फिर जब उसने मुझे एक बात कही तो मुझे हैरानी का एक जोरदार झटका लगा था। उसने मुझे बताया कि केशव, आज मैं आपके वो सारे शक दूर कर दूंगी जिसकी वजह से आपने मुझ पर इल्जाम लगाया। आज से 15 साल पहले की बात है, जब मेरा रंग बहुत ज्यादा काला हुआ करता था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरी सारी फ्रेंड्स गोरी थी और फिर मैंने अपना इलाज करवाया था। मैंने अपना ऐसा इलाज करवाया जिसकी वजह से मैं गोरी चिट्टी तो हो गई थी। मैंने गोरा करने वाले इंजेक्शन लगवाए थे, इसलिए ही मैं गोरी हूँ। वरना अगर आप मेरी पहले वाली फोटोज देखोगे तो आप मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। और सच तो ये है कि ये बच्चे भी मुझ पर ही गए हैं। सुमित्रा की बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि मैंने किस तरह से अपनी पत्नी पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। मैंने रोते हुए सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मोबाइल वाली बात से मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने दोबारा से मोबाइल वाली बात कही तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ये शक भी मैं दूर कर देती हूँ। दरअसल मैं अपने भैया से बात कर रही थी। याद कीजिए, आपने मुझे मना किया था कि मैं अपने भैया से बात ना किया करूं, इसलिए मैं आपसे ये बात छुपा रही थी। सुमित्रा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। एक बार मेरे साले से मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा हुआ था कि वो अपने भाई से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। इसलिए वो बेचारी मुझसे छुप छुप कर बात कर रही थी और मैं इस बात का गलत मतलब निकाल बैठा था। मैं तो शर्मिंदगी में डूबता ही जा रहा था। फिर मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। मैं उन सबको लेकर घर पहुंच गया था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज नहीं थी, लेकिन मैं खुद ही शर्मिंदा हो रहा था कि आखिर मैंने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर सकती है। मेरे बच्चे मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे थे। बस लोगों की बातें ही मेरा दिल जला देती थी और सबसे बढ़कर मेरे अपने दिमाग का गलत फितूर मुझे गलत सोच पर मजबूर कर देता था। लेकिन अब सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। मैं बेफिक्र